Hello everyone. In last video we had talked about a force can change the state of motion. Now today we are going to start our new topic. So let's get started. Force can change the shape of an object. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ये एक्टिविटी आपको करना है कि यहाँ पे देखा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, मतलब कि यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, हाउ टू अप्लाई फोर्स, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, जिसका डायग्राम इधर दिया हुआ है। अभी देखो दूसरी चीज़ दी गई है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, कि इसके अंदर जो मोशन है वो चेंज हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो यस और नहीं हो रहा है तो नो। एंड चेंज इन शेप, अगर उसका शेप चेंज हो रहा है तो यस लिखना है और नहीं हो रहा है तो नो लिखना है। तो बाकी के ये जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। What do you conclude from the observation noted in table 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? What happens to the shape of a ball of dough when it rolled to make a chapati? What happens when you press a rubber ball placed on a table? In all these examples, you saw that the application of force of an object may change its shape. कि यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उसका मतलब क्या होता है कि जो भी फोर्स अप्लाई किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका शेप है वो चेंज हो जाता है। Having performed all the above activities, you would have realized that a force may take an object move from rest, may change the speed of an object if it is moving, may change the direction of motion of an object, may bring about a change in the shape of an object, may cause some or all these effects. कि देखो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं कि जैसे कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाता है, या तो जो रेस्ट में है वो मूव करता है, किसी की डायरेक्शन चेंज होती है, किसी की स्पीड चेंज होती है, या तो हर किसी में ये सारे एग्जाम्पल्स है वो लागू पड़ते हैं। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take a place without the action of force. Thus, an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. कि इसका मतलब क्या होता है कि ये जितनी भी बातें बताई गई वो खुद के द्वारा नहीं होता है, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। Now talking about contact forces. First one is muscular force. Can you push or lift a book lying on a table without touching it? कि हमारे टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी होती है तो हम उसको टच करें बिना ही मूव कर सकते हैं। Can you lift a bucket of water without holding it? कि कोई पानी का बकेट भरा पड़ा है तो उसको टच किए बिना ही हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। Generally, to apply a force of an object, your body has to be in contact with a object. कि जनरली जब भी हमें फोर्स अप्लाई करना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को तो उसकी जो बॉडी है तो उसके साथ हमारा कांटेक्ट होना जरूरी है। द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ अ रोप, कि ये जो कांटेक्ट है तो चाहे हम स्टिक की मदद से करें या तो जो रोप है उसकी मदद से करें। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम, कि ये जो भी चीज़ें हम करते हैं तो जो फोर्स आता है वो कहाँ से आता है। दिस फोर्स इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, कि ये जो फोर्स है तो हमारी मसल्स में जो एक्शन होता है उसका रिफ्लेक्शन है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स, कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्शन होती है मसल्स के अंदर तो उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर फोर्स दैट एनेबल्स अस टू परफॉर्म all activities involving movements of bending of our body. In class 7 you have learnt that in the process of digestion the food gets pushed through the alimentary canal, कि हमने जो डाइजेस्टिव पूरी प्रोसेस पढ़ी थी तो उसके अंदर भी मस्कुलर फोर्स है वो लगता है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है कि कैसे वर्क करते हैं, तो आप ये पढ़िए जो हमने ऑलरेडी आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। Animals also make use of muscular force to carry out the physical activities and other tasks, कि जैसे कि हम तो यूज़ करते हैं मसल्स का तो वैसे एनिमल्स भी हैं तो वो मसल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज दिया गया है कि जो बुलॉक्स हैं तो वो इतना सामान लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है।
Animals like bullock, horses, donkeys, and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. Since muscular force can applied only when it is contact with an object, it is also called contact force. कि जब भी कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि मस्कुलर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसको अप्लाई करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होना तो ज़रूरी है. तो ऐसे ही सिचुएशन को क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन. Recall some your experiences. A ball rolling along the ground gradually shows down and finally comes to rest. कि जैसे कि बॉल है, अगर हमने उसको ग्राउंड के ऊपर रोल करने के लिए छोड़ दिया है तो वो थोड़े टाइम के बाद कुछ रेस्ट पोजीशन में आ जाता है. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. A car or a scooter also come to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing. Can you add some more such experiences? कि यहाँ पे तो कुछ की लिस्ट दी गई है, ऐसे तो बहुत सी सारी चीज़ हैं कि जो हम बता सकते हैं. इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट येट द स्पीड्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम्स. कि यहाँ पे जितने भी सिचुएशन दी गई तो वहाँ पे फोर्स है तो वो एक्ट नहीं करता है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जब भी उसकी स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी तो थोड़े टाइम के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजिशन में आ जाएगा. What causes a change in the state of motion? Could some force be acting on them? Can you guess the direction in which the force must be acting each case? The force possible for changing the state of motion of an object in all these examples, it is the force of friction. कि देखो जब भी कोई फोर्स है वो कोई पोजीशन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, तो उसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो ऐसे फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाता है. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट. कि ये फ्रिक्शन कहाँ पे हुआ? तो वो बॉल के ऊपर और जो ग्राउंड है वो दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हुआ, जिसकी वजह से बॉल है वो रेस्ट पोजिशन में आ गया. Similarly, friction between water and the boat bring it to a stop once you stop rowing. कि सिमिलरली जैसे कि बोट है तो उसकी जो सरफेस है और जो वाटर का सरफेस है तो वो दोनों के बीच में क्या हुआ? फ्रिक्शन पैदा हो गया. The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट साइड में होती है, जैसे कि मोशन की डायरेक्शन होती है. सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. तो यहाँ पे जब दोनों हैं तो वो फ्रिक्शन पैदा होता है, तो दोनों का कांटेक्ट होता है, जो भी एक बोट है उसकी सरफेस और वाटर की सरफेस, तो दोनों कांटेक्ट में है, इसके लिए एक कांटेक्ट फोर्स का भी एग्जाम्पल है. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12. यू मे हैव बी वंडर्ड विद वेदर इट इज़ essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. अभी देखो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 135 देखिए, जिसके अंदर एक्टिविटी 11.7 दिखाया गया है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो वो स्टार्टिंग हो रही है मैग्नेटिक फोर्स से. अभी मैग्नेट कैसे वर्क करता है वो हमने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा है. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है जो आप पढ़िए और करने का ट्राई करिए, क्योंकि एक्टिविटी अभी हम ये वीडियो के साथ नहीं कर सकते हैं, पर हम उसका थियोरिटिकल नॉलेज लेते हैं कि मैग्नेटिकल फोर्स किसे कहा जाता है. Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? जैसे कि हमने मैग्नेट के बहुत से एक्सपेरिमेंट है जो स्कूल में किए थे, स्टैंडर्ड 7th में भी किए थे और 6th में भी किए थे. Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? कि ये जो मैग्नेट्स हैं आपने यूजुअली आप उसके साथ खेलते भी होंगे, तो उसके जो दोनों पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, तो जैसे कि अट्रैक्टिव हो जाते हैं तो वो कौन से होते हैं? ऑपोजिट पोल्स होते हैं. और नॉन एक्टिव कौन से होते हैं? कि जो सिमिलरली पोल्स होते हैं. You have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other, जैसे कि अभी मैंने बताया.
Attraction or repulsion between object can be seen as another from pull or push. Do you have a bring the magnet in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. कि जो मैग्नेट है तो वो एक दूसरे को टच किए बिना ही मूवमेंट में ला सकते हैं, उसका कांटेक्ट करना या ना करना वो भी ज़रूरी नहीं होता है. द फोर्स एक्सक्रेटेड बाय अ मैग्नेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कि ये जो मैग्नेट है तो वो किसका एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. सिमिलरली द फोर्स एक्सक्रेटेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्सेस, जो कि एक्टिविटी 11.7 है. तो ये भी आप एक बार पढ़िए, जो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम ये चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. तो हम उसका थियोरेटिकल बात करते हैं. अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव अ acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. देखिए, जैसे कि नॉर्मली इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने की होती हैं, जैसे कि अपने हेयर्स के साथ के बलून को अगर हम रब करें और अपने हेयर के पास लेके आते हैं तो क्या होता है कि अपने हेयर से वो खड़े हो जाते हैं, मतलब कि अलग अलग हो जाते हैं. तो वो किसकी वजह से होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स अप्लाई किया जाता है. सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी. द फोर्स exerted by a charged body on another charge of uncharged body is known as electrostatic force. कि जैसे कि हमारे हेयर है वो तो हमने ऐसे ही रखे हैं, पर अगर हम बलून को रब करके लेके आते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि वो चार्ज बॉडी हो जाएगा और हमारी हेयर है वो अनचार्ज बॉडी रहेंगी. तो जब हम उसके बीच में लेके आते हैं तो क्या होता है कि हेयर के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलती है. तो ऐसे फोर्स को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाएगा. दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. कि ये कैसे हो सकता है कि जैसे कोई दोनों बॉडीज है कॉन्टैक्ट में ना हो तो भी हो सकता है. जैसे कि आप ये बलून वाला है वो आप घर पे कर सकते हैं, पर उसके लिए याद रखना कि हेयर में ऑयल नहीं होना चाहिए. The electrostatic force therefore is another example of a non-contact force. You will learn more about in electric charge in chapter 15. Now talking about gravitational force. You know that a coin or a pen falls on the ground when it slips off your hand. Leaves the fruit also fall to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it is so? जैसे कि आप सबको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो पता है. तो कोई भी चीज़ हमारे हाथ से गिरती है या तो कोई फ्रूट है जो ट्रीज के ऊपर से गिरता है तो वो ग्राउंड के ऊपर ही आता है. तो वो किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है. When the coin is held in your hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move downwards. कि जैसे कि कॉइन है हमारे हाथ में तो वो रेस्ट पोजीशन में है, पर जब वो नीचे जाता है, गिर जाता है तो क्या हो जाता है? वो डाउनवर्ड्स पोजीशन में जाता है. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without a force acting on it? What is this force? Objects or things fall towards the earth because it pulls them. कि जैसे कि अर्थ है तो यहाँ पे क्या काम करती है? तो वो कोई भी चीज़ को खींचती है अपनी तरफ. This force is called the force of gravity or just gravity. This is an attractive force. कि जो gravity force है उसको attractive force भी कहा जाता है, क्योंकि जो अर्थ है वह कोई भी गिरी हुई चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without ever being aware of it. Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in rivers flow downwards due to the force of gravity. कि ये कुछ examples हैं gravity जहाँ पे apply होता है. वैसे तो हर जगह पे gravity है वो apply होता है, चाहे हम उससे aware हो या ना हो. Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other objects. This force is known as the gravitational force. Now talking about pressure. You have learnt in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. कि प्रेशर है तो हम उसका मतलब तो समझते हैं कि क्लास 7 के अंदर हमने देखा था कि जब साइक्लोन आता है, टॉर्नेडो आता है, तो कोई भी रूफ है तो उसको उड़ा के ले सकता है, उसकी टॉप्स को.
You also learned that winds and cyclones are caused by the differences in air pressures. Is there any reaction between pressure and force? Let us find out. कि force और pressure ये दोनों के बीच में कुछ difference है. Try to push a nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? Try now to push the nail by the pointed end. Could you do it this time? कि जो नेल है तो हम उसके हेड से अगर उसको वुड के अंदर पुश करने का ट्राई करें तो वो इजीली अंदर हो जाएगा? नहीं होएगा. पर अगर हम उसके एंड से करें तो ये इजीली हो जाएगा. ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ अ ब्लंट एंड अ शार्प निप. विच इज़ ईजियर कि जैसे कि हम वेजिटेबल्स कट करें तो कोई हम ब्लंट नीफ से करें या तो शार्प नीफ से करें तो कौन सी चीज़ ईजियर रहेगी हमारे लिए? डू यू गेट द फीलिंग्स दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड टू द नील, प्लीज अ रोल इज मेकिंग दिस टास्क ईजियर. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. अभी देखो, जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो वो एक यूनिट एरिया होता है कोई भी सरफेस का, तो उसको प्रेशर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. एट दिस स्टेज ऑफ कंसिडर्ड ओनली दोज फोर्स विच एक्ट perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. Note that the area is in the denominator in the above expression. So the smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force. तो जैसे ही कोई स्मॉल एरिया होगा तो उसमें लार्ज प्रेशर है तो वो उसके सरफेस के ऊपर लगता है सेम फोर्स के अंदर. द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑन द नेल इज मच स्मॉलर दैन दैट इट्स हेड. कि नेल्स है तो उसके अंदर जो पॉइंटेड एंड होता है नेल का तो वो स्मॉलर होता है, और उस किसकी कंपैरिजन में? तो उसका जो ऊपर का हेड होता है उसकी कंपैरिजन में. द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड टू द नेल इनटू द वुडन प्लैंक. कि यहाँ पे उसकी वजह से ही जो उसका पॉइंट है तो जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इजीली अंदर चला जाता है, पर उसका जो हेड वाला पोर्शन है तो वो लार्ज एरिया कवर करता है, इसके लिए वो इजीली अंदर नहीं जाता है. कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई shoulder bags are provided with a broad straps and not this thin strap? कि इसकी वजह से ही कि हमारे जो बैग्स होते हैं तो उसके शोल्डर का जो स्ट्रिप होता है वो लार्ज होता है, थिन मतलब कि पतला नहीं होता है. एंड वाई द टूल्स meant for cutting and pushing always have a sharp edges? Do liquids and gases also exert pressure? Does it also depends on the area on which the force act? Let us find out. So starting with pressure exerted by liquid and gases. अभी देखिए यहाँ पे फिर से एक्टिविटी 11.8 दिया गया है, तो जो आप अच्छे से पढ़िए आपको समझ में आएगा. उसके बाद एक्टिविटी 11.9 भी दिया गया. इन दोनों के अंदर क्या करना है, एक पाइप लिया है और रबड़ लिया है जिसकी मदद से वो वाटर को कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपको ये देखना है. एक्टिविटी 11.1 में भी एक सिलेंडर दिया गया है कि जो लिक्विड से भरा पड़ा है और उसके पास में हम बलून का यूज़ किया गया है कि उसके अंदर जब भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उसके सरफेस के अंदर क्या चेंजेस आता है, तो आपको ये चीज़ नोटिस करना है. एक्टिविटी 11.10 के अंदर भी बॉटल का यूज़ किया है, उसके अंदर लिक्विड भरा है कि जो एक प्रेशर क्रिएट करता है, पर जब भी उसके अंदर होल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर वहाँ पे कौन सा लगेगा कि जो लिक्विड है तो वो प्रेशर है तो वो वॉल्स के ऊपर क्रिएट करता है बॉटल में. जैसे कि काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लास्टिक की बॉटल होती है तो हम उसको दबा दबा के उसका शेप चेंज कर देते हैं, पर जब भी हम प्रेशर से पानी ऐड करते हैं तो वो फिर से अपनी शेप के ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाती है. तो वो किसकी वजह से आती है कि उसके ऊपर वहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया है. तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई है तो उसका मतलब क्या है कि लिक्विड है जो प्रेशर क्रिएट करता है, जो गैसेस है तो वो भी क्या करते हैं, प्रेशर है वो क्रिएट करते हैं. तो वो जो भी कंटेनर हो चाहे कोई भी एटमॉस्फेयर हो तो हर जगह पे गैसेस है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं. तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसका मतलब यही है. नाउ टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट होता है. यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. These envelope for
ऑफ एयर इज नोन एज द एटमोसफियर, कि हमारे आसपास का जितना भी एरिया है जो कि उसके अंदर एयर है, तो ऐसे एनवेलप को क्या कहते हैं, एटमोसफियर कहते हैं। द एटमोस्फियरिक एयर एक्सटेंडेड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमोस्फियरिक प्रेशर। जैसे कि हमें पता है कि बहुत से किलोमीटर तक जो एयर है वो फैली हुई है, तो ऐसे जो प्रेशर क्रिएट करती है एयर, तो उसको क्या कहते हैं, एटमोस्फियरिक प्रेशर कहते हैं। वी नो दैट द प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे कि प्रेशर है तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on a field with air, then the weight of the air is in this cylinder. This the atmospheric pressure. देखिए इमेज के अंदर दिखाया गया है कि जो एक सिलेंडर है तो उसके अंदर एक यूनिट एरिया बताया गया है कि जहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। अगर आपने सिंपली एग्जांपल किया होता है तो जो नॉर्मल बलून होता है तो उसका वेट कुछ कम रहेगा, पर अगर हम उसके अंदर एयर ब्लो कर देते हैं और बाद में उसका वेट करेंगे तो उसका वेट हमें कुछ ज़्यादा दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एयर के अंदर भी वेट है, वो भी प्रेशर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 11.11 दिया गया है जिसके अंदर रबर शक्कर की बात हुई है। तो जैसे कि नॉर्मली हमने ये देखा होगा कि वो कैसे क्रिएट करता है, जिसको वैक्यूम भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने नॉर्मली ये चीज़ अपने घर पे भी देखी होगी। When you press the sucker, most of the air between the cup and the surface escapes out. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? जैसे कि आप सबको नॉर्मली जो रबर सकर है उसका यूज़ पता है, तो वो कैसे वर्क करता है कि वो बॉल के अंदर जितना भी एयर होता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। जब भी हम उसको पुल करते हैं तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको सक करने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही ये एक आइडिया दिया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसे वर्क करता है। इन द एरिया ऑफ माई हैंड वर 50 सेंटीमीटर into 15 centimeter, how much weight of air would I be carrying on my head? कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। The weight of air in a column of the height of the atmosphere and area 15 by 15 centimeter is nearly equal to the weight of an object of mass 225 kg। इन द सेंस अगर हम उसको न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 2250 न्यूटन। The reasons we are not crushed under this weight in that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from outside। जैसे कि अगर हम हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रेशर ना हो और हमें बाहर का प्रेशर लगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगे, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो सर है वो फट जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो क्यों? उसकी वजह क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर भी सेम प्रेशर है वो आउटसाइड लगता है, तो मतलब कि दोनों बॉडीज़ के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब कि जो सर्कल वाला दिया गया है। ऑटो वॉन ग्यूरिकल, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ द 17th century, invented a pump to excrete air out of a vessel. With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of the air pressure. He joined two hollow metallic hemispheres of 1 centimeter diameter each and pumped air out of them. Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. Is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. कि यहाँ पे एक जो जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने ये पंप है वो इन्वेंटेड किया था, जिसकी वजह से आपको ये जो इमेज दिखाया जा रहा है कि एक हेमिस्फीयर है कि दोनों 8 हॉर्सेस 1 साइड लगा दिया है और वो
पुल करने का ट्राई कर रहे हैं पर वो हो नहीं रहा है। किसकी वजह से? कि वहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है तो वो दोनों साइड्स पे सेम किया जा रहा है। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर चैप्टर 11। आपको जो एक्टिविटी दी गई है तो वो आपको करनी है, पर आप पहले सोचिए, समझिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए। उसके अलावा भी मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए। थैंक यू।